हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है बहुपद चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं। पोलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग बहुपद का दूसरा क्लास करने वाले हैं। आज के क्लास में बहुपद चैप्टर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है कंसेप्ट सबका डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास ये आज जो है आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। तो एक एक चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी साथी टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, ये केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये बैच मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 अगर आप बिहार बोर्ड से देने वाले हैं इस बार, तो आप लोग टारगेट बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ जो है पढ़ाया जा रहा है। ये कोर्स एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर चल रहा है, जिसका फ़ी 3500 रुपये है। लेकिन अभी ऑफर के तहत आपको मात्र 999 रुपये में ही ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। 999 रुपया मात्र एक बार ही पे करना है। इसमें आपको पूरा एग्ज़ाम तक 100% 12 महीने का पूरा जो है तैयारी करवाया जाएगा मात्र 999 में, अगर आप अभी लेते हैं तो। इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। अभी इतना ही कहना चाहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कोर्स है आपके लिए। अगर आप बिना किसी जो है डिस्टर्बेंस का पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। पिछले क्लास जो भी साथी देखे होंगे उन सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद पहचानने का तरीका हम आपको बताए थे, पद का गुणांक बताए थे, बहुपद के पदों का घात क्या होता है ये बताए थे, और बहुपद का घात क्या होता है ये बताए थे, और बहुपद का प्रकार हम लोग पिछले क्लास में पढ़ना शुरू किए थे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि बहुपद का प्रकार हम लोग दो आधार पर पढ़ेंगे। कितने आधार पर? दो आधार पर। पहला तो होगा पदों के संख्या के आधार पर। पदों के संख्या के आधार पर पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद का प्रकार, जिसमें हमने बताया था एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का प्रकार घात के आधार पर। किसका प्रकार? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। ठीक, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। यानी कि बहुपद का जो प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो घात के आधार पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि बहुपद अलग अलग घात वाले होते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम लोगों ने रैखिक बहुपद कहा था। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद हम लोगों ने कहा था। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा था। तो तीन घात वाले, एक घात वाले, दो घात वाले, चार घात वाले बहुपद होते हैं। इसी के आधार पर हम लोग आज बहुपद का प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो घात के आधार पर बहुपद का जो सबसे पहला प्रकार है वो होगा आपका एक घातीय बहुपद। क्या होगा भाई साहब? वो होगा एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? एक घातीय। ठीक, तो एक घातीय बहुपद क्या है जानते हैं? एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है नाम इसका? इसका दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब समझिए कि एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी आप अगर इसके नाम पर फोकस करेंगे तो नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। एक घातीय बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसका घात एक हो। जिसका घात कितना हो? एक हो। तो आपने नाम से इसका परिभाषा बना लिया। वह बहुपद जिसका अधिकतम यानी कि सबसे बड़ा घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड रूप में बोलने की कोशिश करें तो बोलेंगे वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ 3x + 4। ये एक बहुपद है और ये एक घातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद, इस बहुपद को हम
क्यों कहते हैं ये तो आप लोगों ने समझ लिया। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 1 है, इसीलिए इस बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब बात उठता है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद हम लोग क्यों कहते हैं? कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। विज्ञान में, गणित में कोई भी चीज़ें जो आपको दिखाई देती है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तो इस बहुपद का नाम है एक घातीय बहुपद। इसका तो अर्थ मुझे समझ में आ गया कि भाई इसका सबसे बड़ा घात 1 होता है, इसीलिए हम इस बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं ये भी हमें जानना होगा, तो आप धैर्य रखिए, आगे हम आपको बताएंगे कि इसको रैखिक बहुपद आखिर क्यों कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है y+4 या y+1 लिखा है, तो ये भी एक घातीय बहुपद है। कहीं पर लिखा हुआ है 5x - 3, तो ये भी एक क्या है? एक घातीय बहुपद है। तो आपने सीधा समझा, वह बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। अब एक घातीय बहुपद से संबंधित 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला चीज़ याद रखेंगे इसका व्यापक रूप। क्या चीज़? तो इसका व्यापक रूप याद रखेंगे। कौन चीज़? व्यापक रूप याद रखेंगे। याद रखिएगा कि एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ax+b। क्या होता है भाई साहब? तो ax+b होता है। एक घातीय बहुपद से संबंधित दूसरा चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका जो है एक घातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या। किसकी संख्या सर जी? तो शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? शून्यकों की संख्या 1 होती है, यानी कि एक घातीय बहुपद का कितना शून्यक होगा? केवल और केवल एक ही शून्यक होगा। अब हम जानते हैं कि कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि शून्यक किसे कहते हैं, तो आप धैर्य रखें, हम आपको आगे पूरा बताने वाले हैं कि शून्यक क्या होता है, शून्यक किसे कहते हैं। अभी केवल आप इतना याद रखिए कि एक घातीय बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होता है। इसका तीसरा चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है, यानी कि एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है, कौन सी सर जी? ग्राफ यानी कि आलेख, हिंदी में इसको आलेख बोलते हैं। इसका जो ग्राफ होता है यानी कि जो आलेख होता है वो होता है सरल रेखा। क्या होता है सर जी? सरल रेखा। क्या आप याद रखेंगे कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो सर सरल रेखा होता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद क्यों है। तो याद रखिएगा, एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद हम इसीलिए रखे हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, यानी कि जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, यानी कि जो आलेख होता है, ग्राफ यानी कि जो आलेख होता है वो सर जी क्या होता है? सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है यानी कि सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसा वाला बहुपद? रैखिक, क्योंकि इसका ग्राफ रेखा होता है, उसमें भी सीधी रेखा होता है। तो आपने समझ लिया कि इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। ये 3 चीज़ें आप रैखिक बहुपद से संबंधित जरूर याद रखें। यहाँ पर पहला चीज़ है कि व्यापक रूप ax+b होता है। इसका मतलब क्या है? व्यापक रूप ax+b होता है, इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी रैखिक बहुपद होंगे, यानी कि जितने भी एक घातीय बहुपद होंगे, वो सब ax+b के रूप का ही होगा। यानी कि रैखिक बहुपद देखने में ax+b के रूप का ही होगा। जैसे आप मिला भी सकते हैं, ये 5x-3 है, तो यहाँ पर 5x-3 सेम टू सेम ax+b के रूप का है। यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, x के जगह पे x है, और b का वैल्यू 3 है। इसी तरह से अगर दूसरे का मैच कराना चाहे 3x+4 को, तो ये भी देख सकते हैं कि a का जो वैल्यू है इसमें 3 है, x के जगह पे x आपको दिखाई दे रहा है, और b का वैल्यू कितना है? 4 है। लेकिन सर y+1 के बारे में बात करेंगे, अगर y+1 के बारे में, तो सर इसमें x के जगह पे y है, लेकिन a के जगह पे क्या सर? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, और b के जगह पे यहाँ पर क्या है? 1 है।
तो आपने समझ लिया, इतना समझिए। व्यापक रूप का मतलब यह होता है कि दुनिया के सभी एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी के रूप का ही होगा, यानी कि इसके जैसा ही देखने में होगा। शून्यक, शून्यक क्या होता है याद रखिएगा, शून्यक होता है, खुद शून्यक को आप हल कर सकते हैं या x का मान भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोला गया कि भाई साहब आप क्या करो, 5x माइनस 3 का शून्यक निकालो, तो हम इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ये आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर, दूसरे बहुपद चैप्टर में। तो समझिए, इस 5x माइनस 3 का शून्यक कैसे निकालेंगे। जब कभी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोले तो उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। शून्य के बराबर करने के बाद x का मान, यानी कि चर संख्या अगर x है तो x का मान, y है तो y का मान निकालने की कोशिश कीजिए, z है तो z का मान निकालने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पर x का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x बराबर 3 जाएगा दाने, तो ये +3 हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, हम अगर x को बाएं रखते हैं तो 3/5, तो x का क्या गो मान मिला, x का सर एक ही मान मिला 3/5। तो यही जो है ना, यही शून्यक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यानी कि जब हमने इसको शून्य के यानी कि 0 के बराबर किया, शून्य यानी कि 0 के बराबर किया, तो हमें जो अंक मिला वही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो जो एक घातीय बहुपद होंगे उसका एक ही शून्यक होगा। क्या होगा, कैसा होगा, वो आपने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, और एक घातीय बहुपद को पढ़ने, सीखने, समझने के बाद अब हम लोगों का बारी है दूसरा बहुपद पढ़ने का, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। क्या नाम होगा सर जी, दूसरा बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, एक मिनट हल्का आपको देखने में अच्छा लगे, ताकि हम इसीलिए मैं अच्छा फ्रेश से लिखने की कोशिश करता हूँ। द्विघात बहुपद, ठीक, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का कोई भी दूसरा नाम नहीं होता है, और 10वां वाले बच्चों के लिए यानी कि 10th का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए द्विघात बहुपद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप 4 नंबर चैप्टर अगर देखेंगे गणित में, तो आपको पता चलेगा कि द्विघात बहुपद तो एक चैप्टर ही है, मतलब द्विघात बहुपद बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको रटना नहीं है, सीखना है। इसके नाम में ही इसका परिभाषा लिखा हुआ है। द्विघात में 2 शब्द है, एक तो है द्वि और दूसरा है घात। द्वि का मतलब होता है 2, घात जानते ही है क्या होता है, आर बहुपद। तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बताओ, नाम में ही अर्थ लिखा हुआ है कि नहीं, रटने की जरूरत है? नहीं सर, एकदम रटने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या देख लिया, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, यानी कि जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3x² प्लस 6x प्लस 2, तो इसमें गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ा घात 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है। जिसका सबसे बड़ा घात 2 होगा उसे क्या बोलेंगे भैया, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो आपने समझ लिया द्विघात बहुपद क्या है। ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अलग अलग एग्जाम्पल द्विघात बहुपद का हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है y² प्लस 3y(r-8), तो ये भी द्विघात बहुपद है। अगर कहीं पर सर जी याद रखिएगा कि लिखा हुआ है x² प्लस 5x, तो ये भी द्विघात बहुपद है। और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है x² माइनस 3, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। और अगर कहीं पर केवल और केवल ये लिखा हुआ है 5x², तो ये भी द्विघात बहुपद है। सर इसमें तो हम कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो पूरा सॉलिड दिखाई दे रहा है, इसमें भी पूरा सॉलिड दिखाई दे रहा है, इसमें सर एक पद कम हो गया। कौन वाला पद कम हो गया, तो अचर पद क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर सर एक पद फिर कम हो गया। यहाँ पर अचर पद तो है लेकिन पावर 1 वाला पद नहीं है। और यहाँ पर तो सर केवल पावर 2 वाला ही पद है। यहाँ पर कोई तीसरा जो आपके बी वाला पद और सी वाला पद नहीं है। तो देखिए, पद से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है घात से। इस सभी उदाहरण में देखेंगे तो सबसे बड़ा घात 2 दिखेगा।
तो इसका जो याद रखिएगा कि जो ये सभी के सभी क्या है, द्विघात बहुपद है, पद से कोई मतलब नहीं है। अब आप आगे यहाँ पर सीख पाए, आप देख पाए कि इस सभी तरह के जो बहुपद होंगे वो द्विघात बहुपद होंगे। पद इसमें 3 गो है, इसमें पद 2 गो है, इसमें पद इसमें 3 गो पद है, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। इसमें 2 पद है, इसमें भी अगर बात किया जाए तो 2 पद है, लेकिन इसमें केवल 1 ही पद है। तो याद रखिएगा पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। अगर सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है तो वो द्विघात बहुपद होगा। अब द्विघात बहुपद से भी संबंधित आप 3 चीज़ याद रखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर रैखिक बहुपद से संबंधित 3 चीज़ याद किया है। तो आइए द्विघात बहुपद से संबंधित 3 चीज़ जानते हैं। पहला चीज़ याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा, तो व्यापक रूप जो है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c होता है। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दुनिया की सारी द्विघात बहुपद का जो मुंह कान होगा वो ऐसा ही होगा, मतलब इसी रूप का होगा। दुनिया के सभी द्विघात बहुपद का रूप मतलब वही मुंह कान देखने में ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है। जैसे एक मैच करवा करके हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ पर इसी उदाहरण को मैच करवाएं तो आप देख पाएंगे कि 3x² प्लस यहाँ पर 6x और प्लस 2 है। देखो सेम टू सेम मुंह कान मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, x² की जगह पे x² है, b की जगह पे 6 है, x की जगह पे x है और c का मान 2 है। तो सर इसका तो मैच कर गया। हम अगर दूसरा उदाहरण को मैच करवाने की कोशिश करें तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। देखिए यहाँ पर मेरा लक्ष्य एक ही है कि आपको डिटेल में पढ़ाया जाए, हल्ला नहीं। हल्ला करने से पढ़ाई नहीं होगा, ठीक। हल्ला अब हम करेंगे क्लास में आकर के, उससे पढ़ाई नहीं होगा। कंसेप्ट देंगे जितना वही आपका पढ़ाई होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए द्विघात बहुपद ये क्या है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये y² और प्लस 3y और माइनस 8 है। ये सर हल्का नहीं मिल रहा है। वो x² के जगह पे y² है, ये तो ठीक है, लेकिन सर a का मान कुछ नहीं है। a का मान जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर b का मान 3 है, x के जगह पे y है और c 8 है। तो सर ये भी मैच कर रहा है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना वो हमारे दिमाग में खटक रहा है, ये सर मैच नहीं कर रहा है। तो देखिएगा ये x² प्लस 5x जो है क्या है, x² और प्लस 5x जो है ये इसका मुँह कान तो सर नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो a का मान 1 है, b का मान 5, x के जगह पे x है और यहाँ पर अचर पद नहीं है। इसका मतलब c का मान 0 रहा होगा। c का मान कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अब आप मिलाओ, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर एकदम मिल रहा है। तो जो पद नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि उसका मान कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर इसको हम इससे भी मैच करवा के दिखा दें x² माइनस 3 से, x² माइनस 3 से, तो देखिए x² माइनस 3 में तो सर 2 ही पद है। तो इसको ये कैसे इससे मैच करेगा। इसमें आप देखेंगे तो b वाला पद यानी कि पावर 1 वाला पद इस वाले एग्जाम्पल में नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसका मान 0 रहा होगा। हम अगर x² को लिखेंगे तो इसको एक x² लिख सकते हैं प्लस पावर 1 वाला पद इसमें नहीं है, यानी कि b वाला पद नहीं है। b वाला पद नहीं है तो इसका मतलब है कि b का मान 0 रहा होगा। 0 इंटू x बोल सकते हैं और प्लस में c का मान है यहाँ पर -3। c का मान कितना है, -3 है। तो हम c के जगह पर क्या करेंगे, -3 रख देंगे। अब बताओ कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन सर ये 0x नहीं दिख रहा, उसमें 0x लिखने की जरूरत नहीं है। 0 इंटू x का मतलब 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी रूप का है, लेकिन b का मान कितना है, 0 है। इससे इस वाले एग्जाम्पल में देखा था कि c का मान 0 है। तो इसका मतलब है कि b का मान और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान अभी तक कभी भी 0 नहीं हुआ है। एक लास्ट एग्जाम्पल, इसको भी हम मैच करवा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना ज़्यादा डिस्कशन करूँगा आप उतना ही सीखेंगे। तो मुझे क्या करना, आपके साथ डिस्कशन करना है, अलग अलग सभी एग्जाम्पल पर डिस्कशन के साथ पढ़ना है। ये वाला एग्जाम्पल 5x² सीधा लिखा हुआ,
5x² सीधा लिखा हुआ है। सर इसके आगे b और c के बारे में क्या आप बोल सकते हो? तो देखिए b और c वाला पद नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब b का मान 0 रहा होगा और c का मान भी 0 रहा होगा। तो c 0 और b 0। अब b 0 है तो b को x से यानी कि 0 को x से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 जोड़ने से कोई भी फर्क 5x² में नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा भाई साहब कभी भी a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हुआ तो सर क्या होगा? तो देखिए मैं आपको किसी भी बहुपद में a का मान 0 करके दिखाता हूं और फिर देखिएगा कि क्या दिक्कत आएगा। यहाँ पर आपके पास 3x² प्लस 6x प्लस 2 है। इसी में आप देखेंगे तो a का मान 3 है, लेकिन हम a का मान यहाँ पर 0 ले लेते हैं और इनटू में ले लेते हैं x² और प्लस 6x और प्लस 2 ले लेते हैं। अब आप बताइए कि 0 लेने से क्या समस्याएं आएगी? तो अगर 0 लिए हैं तो 0 को x² से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 6x और प्लस 2। अब इसको आप अगर आगे स्टेप में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं है, तो केवल क्या बचा? 6x बचा और 2 बचा। सर यहाँ पे हो गया बहुत बड़ा समस्या। a का मान जैसे ही हमने सर 0 किया ना तो घात 2 वाला पद ही गायब हो गया। अब घात 2 वाला पद गायब हो गया तो केवल ये बचा। अब इसमें तो घात 2 यानी कि पावर 2 दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब है कि ये सर रैखिक बहुपद बन गया। तो अगर आप किसी बहुपद को अगर द्विघात बहुपद देख रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा जो आपके a होंगे वो 0 नहीं होगा। अगर a को 0 करेंगे तो समस्या क्या आएगा? वो रैखिक बहुपद बन जाएगा, वो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। तो समझ में आ गया? ये सब चीज़ें आप जो है देख लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना ज़्यादा हमने आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं। आप द्विघात बहुपद से संबंधित दूसरा चीज़ याद रखिएगा जो कि क्या है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो द्विघात बहुपद से संबंधित दूसरा चीज़ सीखने समझने के लिए हो जाइए आप लोग भी तैयार। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। पिछले क्लास का PDF ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, इसका भी PDF हम डाल देंगे। कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं, तो मज़े से देखते रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या सर जी? तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की जो संख्या होती है ना साहेब वो होती है 2। कितने होती है भाई? 2 होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि द्विघात बहुपद का जब आप शून्यक निकालेंगे यानी कि इसका हल निकालेंगे तो जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि रैखिक बहुपद में हल जब उसको किए, इसका x का जो है मान जब हमने क्या करा निकाला तो केवल x का एक ही मान मिला 3/5। लेकिन याद रखिएगा द्विघात बहुपद में जब x का मान निकालिएगा तो वहाँ पर 2 मान होगा। मान लीजिए एगो 5 आया और एक आ गया 3/2, 3/2, तो ये 2 मान हुआ। x के कितने मान मिलेंगे? हमेशा द्विघात बहुपद का शून्यक जब निकालेंगे तो 2 मान मिलेंगे, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, याद रखिएगा। तीसरा चीज याद रखिएगा ग्राफ। क्या कौन चीज? द्विघात बहुपद का ग्राफ। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो ग्राफ होगा ना द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है प्रबलय। क्या होता है? प्रबलय, ठीक, या इसी को कई बार प्रबलयाकार लिखा होता है। तो सब हम पिछले रैखिक बहुपद में पढ़े थे कि ये जो रैखिक बहुपद होते हैं उसका ग्राफ सरल रेखा होता है। तो सरल रेखा आपने सर बना के दिखा दिया कि हाँ यही सरल रेखा है, लेकिन सर अब आप दिखाइए कि प्रबलय कैसा होता है। तो देखिए प्रबलय जो है वो रेखा ही होती है लेकिन सरल रेखा नहीं होती। प्रबलय आप एक शब्द सुने होंगे परवल। परवल एक सब्जी है, सभी जानते हैं। आलू परवल का सब्जी ऐसे बहुत ही फेमस होता है। तो परवल आप सब्जी जानते हैं, परवल के आकार से ही संबंधित है प्रबलय। परवल अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है, परवल जो सब्जी होता है कुछ इस तरह का होता है। अब इसको बीच से काट दीजिए, बीच से जैसे काटेंगे तो ये हो गया ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हो गया? ये हो गया, ठीक। तो इसको कहते हैं हाँ ये ये पैराबोला, तो दोनों के दोनों है। इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला यानी कि निचली मुखी परवलय, और इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला यानी कि ऊपरी मुखी परवलय। तो ये जो आकृति आप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला आकृति कहलाएगा परवलय। ये वाला आकृति क्या कहलाएगा? परवलय कहलाएगा। तो ये जो है परवलय है, इस तरह का ग्राफ होता है द्विघात बहुपद का, ठीक। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि बहुपद है द्विघात
तो शून्यकों की संख्या भी 2। अगर बहुपद है एक घातीय तो शून्यकों की संख्या भी 1। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जितना घात वाला बहुपद होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा, और ये आप जान चुके हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर त्रिघात बहुपद है यानी कि 3 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। अगर 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी साहेब? 4 होगी। अब हम लोग तीसरा बहुपद पढ़ने वाले हैं। तीसरा बहुपद का नाम होगा त्रिघात बहुपद। तो आइए जानते हैं घात के आधार पर तीसरा बहुपद कौन सा है। तो तीसरा बहुपद है सर जी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो सर देखिए, त्रिघात बहुपद का सिंपल जो है समाधान समझिए। त्रिघात बहुपद आखिर कहते किसे हैं? नाम में ही भैया इसके अर्थ लिखे हुए हैं। देखिए, त्रिघात बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो। त्रि मतलब 3, तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब इसी को रटेंगे बहुत सारे बच्चे। रटने की क्या जरूरी है यहाँ पे? यहाँ तो सर नाम में ही उसका परिभाषा लिखा हुआ है, तो रटना तो कभी पड़ेगा नहीं हमें। समझ में आ गया? तो आपने क्या देख लिया, त्रिघात बहुपद क्या है, किसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 5x³ प्लस 6x² माइनस, या फिर प्लस ही ले लीजिए, एक सेकेंड, ये मान लीजिए कि 2x प्लस 8। ये बहुपद गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा घात 3 है। तो सबसे बड़ा घात 3 है मतलब ये 3 घात वाला बहुपद है, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया कि त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद से संबंधित 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। देखिए, हाँ, पद इसमें से कम सकता है। 8, 2x और 6x² को हटा देंगे, केवल 5x³ लिखा रहेगा तो भी ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है बात करते हैं। इसका पहला चीज़ याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद जो है इसका व्यापक रूप, इसका कौन चीज़, इसका व्यापक एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो इसलिए याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d होता है। मतलब दुनिया की सभी त्रिघात बहुपद इसी के रूप का होगा, इसी के जैसा देखने में होगा। आप इसको यहाँ से मिला भी सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मिलाने की बात करें एग्जाम्पल को तो आप देख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है 5x³ प्लस 6x² और प्लस 2x और प्लस 8, तो आप इसको मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, b और x³ तो x³ है, b का वैल्यू आपको 6 दिख रहा है, c का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 8 है। यहाँ पर ABCD क्या है वो याद रखिएगा। अचर पद को त्रिघात बहुपद में d बोलेंगे, पावर 1 वाले के साथ जो होगा उसको c बोलेंगे, पावर 2 वाले के साथ जो होगा उसको b बोलेंगे, और पावर 3 वाले के साथ जो होगा उसको a बोलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपको आगे इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। इससे रिलेटेड दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कौन चीज़, तो इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है सर जी? 3 होती है। यानी कि इसमें अगर इसको हल करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे तो x का 3 को मान मिलेगा। मान लीजिए एक मान मिल गया 5, दूसरा मान मिल गया 8 और तीसरा मान मिल गया 1/2। तो x के कै गो मान मिलेंगे जब कभी भी इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि शून्यक निकालिएगा तो x का 3 को मिलेगा। और याद रखिएगा इसी तीनों को हम लोग अलग अलग नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अगर मैं एक चीज़ सभी में बताने का अगर कोशिश करूं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो रैखिक बहुपद का शून्यक है उसको आप अल्फा बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? अल्फा बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही शून्यक है तो अल्फा बोलेंगे, अल्फा से उसको सूचित किया जाता है। दूसरा याद रखिएगा जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं भाई साहब? तो द्विघात बहुपद के होते हैं सर 2 शून्यक। 2 शून्यक में याद रखिएगा कि
एक को अल्फा बोल सकते हैं और दूसरे को बीटा बोलेंगे। एक को अल्फा दूसरे को बीटा, यानी कि अल्फा बीटा क्या है तो शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है तो क्या बोलेंगे सर शून्यक है। और जो त्रिघात बहुपद है सर तो इसमें तो 3 शून्यक है, तो 3 शून्यक जो होगा उसमें एक को यानी कि पहला को बोलेंगे अल्फा, पहला को क्या बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा और तीसरे को बोलेंगे गामा। इसको आर मत समझना, आर होता है ऐसे जिसके बीच में गैप हो, लेकिन इसमें गैप नहीं होगा, इसको बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कुछ भी जो है हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि त्रिघात बहुपद जो है क्या है, उससे रिलेटेड सारे के सारे चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश भी किया। अब बढ़िए आगे, और आगे हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या समझने वाले हैं तो शून्यक समझने वाले। इससे पहले हम लोग शून्यक का चर्चा कर रहे थे, तो अब हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाएगा इस पर चर्चा करते हैं। किस पर तो रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाएगा इस पर चर्चा करते हैं। तो अब आप लोग टॉपिक लगा लीजिए, क्या चीज़ तो रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक समझिए। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है वो समझिए। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत आसान है और ये आपके एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के दृष्टि से हमें सीख लेना चाहिए। तो आइए सीखते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। सिंपल फंडा है। पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कहीं पर लिखा हुआ है 5x + 10। तो बताओ भाई साहब 5x + 10 बोलिए या 5x - 10 बोलिए, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। और मैंने बोला इसका शून्यक निकालो। तो इसका शून्यक, जब कभी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप लोग शून्य यानी कि 0 के इसको बराबर करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे और x का मान निकालने की इसमें कोशिश करेंगे। तो सर ये 5x है, बिल्कुल ठीक। -10 दाहिने जाएगा तो +10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें x का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 और बट्टे में आ जाएगा 5, क्योंकि 5 गुना के रूप में है। तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि जब वो गुना में होता है तो वो बट्टा के नीचे जाता है, यानी कि भाग में जाता है। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू जो मिला वो क्या मिला, तो x का वैल्यू मिला 5 दूना 10, तो x का 2 वैल्यू मिल गया, यानी कि x का मान 2 मिला। इसी को आप क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलेंगे अल्फ़ा। इसी को क्या बोलेंगे अल्फ़ा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3x - 12, अब इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद x को बाएं रखेंगे और सभी चीज़ को दाहिने भेजने की कोशिश करेंगे। तो देखिए माइनस नहीं प्लस कर दो, इसको +12 कर दो। तो अब क्या होगा, हम 3x को पहले बाएं रखते हैं, 12 को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो सर ये हो जाएगा -12। याद रखिएगा कि बाएं तरफ अगर प्लस में है तो दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जिसका मान आपको निकालना है उसको बाएं रखना होता है, बाकी सबको दाहिने भेजना होता है। तो हमें शून्यक में x का मान निकालना होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि x बाएं रहे, बाकी ये 3 और जो 12 है वो बराबर के दाहिने चले जाए। तो बराबर के दाहिने भेजने का भी रूल है, नियम है। क्या रूल नियम है वो समझिए। पहले हम प्लस या माइनस वाले को भेजते हैं और फिर 3 गुना के रूप में है तो गुना के रूप में जो भी संख्या होगी उसको बाद में भेजेंगे। तो प्लस में था 12 तो पहले हमने 12 को भेज दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम 3 को भी भेजेंगे। -12 पहले से है, जो गुना के रूप में होता है वो बट्टा के नीचे जाता है। तो 3 गुना के रूप में था वो बट्टा के नीचे गया, 3 चौके 12, 3 चौके क्या होगा सर 12 हो गया। यानी कि आपको x का वैल्यू मिल गया -4। x का वैल्यू क्या हो गया -4। ये आपके कहलाएंगे अल्फ़ा। यही क्या कहलाएंगे सर, अल्फ़ा कहलाएंगे। ओके, तो आपने रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना हम आशा करते हैं कि सीख लिया होगा। आज जो है बस हम इतना ही रखेंगे। कल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने वाला। क्या ज्ञात करने वाला, तो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने वाला
कंसेप्ट हम लोग कल सीखेंगे, तो आप लोग कल वाला क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्यारे साथी अगर 2022 के बेहतर तैयारी के लिए, 2023 के बेहतर तैयारी के लिए, मैं तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये वाला ऐप LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो 2 ऐप मिलेगा, एक ऐप तो ये होगा और एक ऐप ये होगा। पहले मैं इस ऐप के बारे में बात करता हूँ। इस वाले ऐप में आपको सभी सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा इस वाले ऐप पर। तो अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हाँ इस वाले ऐप पर क्या मिलेगा। इस वाले ऐप पर हाँ इसी ऐप पर आपको YouTube पर जितना भी मैथ का क्लास होगा वो सब के सब इसी ऐप पर मिलेगा, फ्री PDF वाले सेक्शन में। कहाँ पर मिलेगा? फ्री PDF का एक सेक्शन होगा, फ्री PDF पर क्लिक कीजिएगा, 10th पर क्लिक कीजिएगा, गणित पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड से, केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ये बैच, बिहार बोर्ड के बच्चों के उद्धार के लिए ही शुरू किया गया है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं भाई साहब, तो आप टारगेट बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं सभी विषय चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही शांति माहौल में पढ़ना। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब पर तो ठीक है पढ़ाई चलती है, लेकिन यूट्यूब पर है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, यानी कि बहुत सारा जो है डिस्टरबेंस है। यहाँ पर बहुत सारा डिस्टरबेंस क्या है, आप ये वीडियो देखते रहते हैं, इसके नीचे कोई दूसरा वीडियो आ गया कॉमेडी वाला, फिल्म वाला, गाना वाला, तो आप पढ़ाई वाला वीडियो छोड़ करके ये वाला वीडियो देखने लगते हैं। पहला डिस्टरबेंस। दूसरा, बहुत सारा ऐड आता है, प्रचार आता है जो बीच बीच में आपको डिस्टरबेंस करता रहता है। तीसरा चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर और भी समस्या होती है, जैसे कि कई बार लैब क्लास अगर चल रहा है तो नीचे में बच्चे आलतू फालतू कुछ कमेंट लिखते रहते हैं जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो ये सब समस्या है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन ऐप पर जो क्लास होगा इसमें से कोई भी समस्या नहीं होगा, ना तो कोई ऐड आएगा, ना ही नीचे में कोई दूसरा वीडियो आएगा, ना ही कोई बच्चे गलत कमेंट करेंगे। और गलत कमेंट करेंगे भी तो आपको उसका कमेंट दिखेगा भी नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना कमेंट दिखता है। दूसरी बात, ये बैच 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ चल रहा है। अगर आपका सपना 450 प्लस मार्क से ज़्यादा प्राप्त करने का है तो ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। बात करें तो इस बैच का फ़ी है 3500 रुपये, पूरे साल का एक बार ही आपको जमा करना है। लेकिन अभी बहुत ही महा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप अभी लेते हैं तो मात्र 999 रुपया में ये बैच आपको मिल जाएगा। मात्र 999 रुपया जमा कीजिए और पूरे 12 महीने एकदम चैन से पूरा डिटेल में फुल सिलेबस का पढ़ाई कीजिए। समझ सकते हैं कि अभी कितना, अगर आप एक तरफ 999 रुपया को देखो और एक तरफ 450 प्लस मार्क को देखो, 450 से भी ज़्यादा मार्क को देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये 1000 रुपये का तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगर आपको 450 से ज़्यादा मार्क मिलता है, अगर आप पढ़ते हैं मेहनत लगा करके, तो आपके लिए बेटर होगा। तो आप लोग ज़रूर ये बैच ज्वाइन कीजिए। इस बैच के बारे में अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है पूरे डिटेल से चैप्टर वाइज। इस कोर्स की विशेषता क्या है? इसमें सभी विषय का बेहतर तैयारी चल रहा है। थ्योरी पहले लेते हैं, चैप्टर वाइज सभी का थ्योरी पहले बताते हैं, फिर उसका क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। सभी जो है सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको PDF मिलेगा, थ्योरी का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर और पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वहाँ पर। फी मात्र 999 अभी आपको लगेगा, ये हम बता ही दिए हैं। कुछ दिन के बाद ये 3500 रुपया हो जाएगा, तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। तो इसलिए अभी ज्वाइन कर लो, ज़्यादा फायदा होगा। ये क्लास कहाँ चल रहा है भाई साहब? तो ये चल रहा है LGR स्टडी लाइव ऐप पर। प्रत्येक दिन 2 क्लास होता है, एक सुबह में आपका होता है 7 बजे और शाम में 5 बजे क्लास होता है। आप लोग जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए LGR स्टडी लाइव ऐप। जैसे सर्च कीजिएगा तो ये 2 ऐप आपके सामने नीचे में आएगा। ये जो व्हाइट वाला लोगो है ये भी LGR स्टडी का ही ऐप है, जिस पर आपको सब चीज़ फ्री में मिलेगा, आपको दिखाई दिए हैं। और ये लाल वाला लोगो पर आपका चल रहा है टारगेट बैच। इस लाल वाले लोगो वाले ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे। और अब बात करते हैं कि कोर्स कैसे ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लाल वाला जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। पहली बार अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें आपको अपना सारा डिटेल भर देना है।
भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है और फिर इसमें आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास 10th, और 10th सेलेक्ट करने के बाद सेव कीजिएगा। सेव पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको टारगेट बैच का ये फोटो भी दिख जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेड कोर्स। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको आपका कोर्स दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके डेमो वीडियो देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप कोर्स का सारा डिटेल देख सकते हैं। और अगर ख़रीदना हो ये कोर्स तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। मात्र 999 रुपया पे करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 1 साल के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सभी के सभी क्लास आपके एग्ज़ाम तक रहेंगे। सारे के सारे जो वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम तक रहेंगे। आप फ़ोनपे, पेटीएम, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में पेमेंट करने का फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी नहीं है तो आप दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत हो, इस बैच से संबंधित कुछ भी पूछना हो और अगर आपको पेमेंट करने का कोई भी सुविधा नहीं हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारा का सारा समाधान जो है बता देंगे। तो इस तरीक़ा से आप लोग तैयारी कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त भाई बहन के पास ज़रूर फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।